प्रिय छात्रों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी करते होंगे। और मैं आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिंदी यानी विषय हिंदी का। इसमें हम आपके बीच लेकर के आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट करें और एग्ज़ाम तक उसे याद करके ले करके जाएं। तो चलिए मैं इसी के साथ में आपके बीच मैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो उसका जवाब, बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन ने बताया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी उसकी भावनाओं को पता चलता है। उनका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों से ही हो सकती है। यानी इसका मत क्या था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों से ही हो सकती है, जिसका मतलब यह होता है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी अक्सर इंसान जब दो आदमी होते हैं ना तो अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते रहते हैं। बोलने से ही रूप की सुंदरता और क्रूरता का पता चलता है। जब तीन आदमी में हुई बात कोसों दूर हो जाती है। जब अगर आप तीन आदमी में कोई बात करेंगे तो ये बात क्या होता है, कोसों दूर हो जाती है। दो कान से तीन कान, चार कान, पाँच कान, यानी कि सभी को बात ये पता चल ही जाते हैं। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है और यह बात दूसरे तीसरे के कानों तक चली जाती है। तो चलिए मैं आपको फिर अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बातचीत की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यानी बातचीत की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसका जवाब, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। इस बातचीत की पूर्ण शोभा ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुखी मिलती है। शुद्ध गोष्ठी बातचीत की तारीफ है कि बात करने वालों की पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है मनुष्य में बातचीत करने की क्या एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बने रहते हैं। तो चलिए फिर से अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि बातचीत के शीर्ष निबंध की क्या विशेषताएं हैं। यानी प्रश्न आपसे पूछा गया कि बातचीत की शीर्ष निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका जवाब कह रहे हैं कि इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक्य शक्ति को अनमोल बताया। भाई वाक शक्ति क्या होता है, तो वाक शक्ति का मतलब होता है कि जो हमारे मुख से निकलती है आवाज़, उसे ही हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। और कहा भी गया है मनुष्य इसी शक्ति के कारण आज
पशुओं से अलग है। भाई पशु का मतलब होता है जानवर। क्या होता है? जानवर। पशु का मतलब होता है जानवर। जैसे कि आज अगर जानवरों में क्या है? बोली नहीं है, तो वही वाक शक्ति आज उसके अंदर नहीं है। क्योंकि अगर उसके अंदर अगर बोलने की अगर कला होता तो अपने दुख तकलीफ़ को, अगर जो इसके कष्ट परेशानियां होते हैं वो एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आज वाक शक्ति नहीं है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ आनंद ले सकता है। तो चलिए इसी के साथ में आपके बीच नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न 4 करा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में, मेरे प्यारे छात्रों अच्छे से सुनेंगे हर एक प्रश्न को। करा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? इसका जवाब, मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण देन उनकी वाक शक्ति है। यानी मनुष्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण उसकी देन जो है वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में व्यवहार करता है। व्यवहार का मतलब बिहेवियर, बर्ताव, वो अपना व्यवहार करता है तथा अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्त वाक शक्ति यानी भाषा कहलाती है। हम जो अपने समाज में या अपने परिवार में या अपने किसी जगह पे अपने शब्द को जो प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे हम लोग वाक शक्ति यानी कि भाषा कहते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारंपरिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य, जब मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो मनुष्य और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है कि अगर आज मनुष्य में अगर वाक शक्ति ना होता तो मनुष्य और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का कह रहा है कि राम रमोल का क्या अर्थ है? यानी राम रमोल का अर्थ क्या होता है? तो आइए उसकी जवाब की ओर। कह रहा है केवल बातचीत करना, 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना केवल राम रमौल कहलाती है। हमने आपको फर्स्ट ही प्रश्न में बता दी है कि जब अगर 2 से अधिक आदमियों के बीच अगर आप बात करेंगे तो ये बात यानी एक दूसरे के पास तीसरे चौथे यानी इंसानों के पास चले ही जाएंगे। तो यही कह रहा है कि केवल बातचीत करना, 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना केवल राम रमौल कहलाती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, चलिए उसमें कह रहे हैं कि यह जानकर कि लड़की की कुड़माई हो गई तो लड़के की क्या हालत हुई? यानी कि यह जानकर, अगर एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम करते थे और ये प्रेमिका को जब एक मुलाकात होती है तो इस मुलाकात में इस तरह की सवालिया और जवाब होते हैं। कह रहा है यह जानकर कि लड़की की कुड़माई हो गई तो लड़के की क्या हालत हुई? इसका उत्तर, कह रहा है अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार में एक चौक पर सिख लड़के और लड़की की मुलाकात होती है। यानी एक चौक, जो अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार में एक चौक पड़ता था, इस चौक पे एक सिख लड़के और लड़की की मुलाकात होती है। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई मंगनी हो गई? यानी मंगनी कुड़माई जिसको सगाई कहते हैं। यह सुनकर लड़की धत कहती है, यानी कि उसे पूछते हैं वो सवाल कि तेरी कुड़माई मंगनी हो गई, तो यह सुनकर लड़की धत कहती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर एक दिन जब लड़का पुनः पूछता है, यानी फिर अगले दिन फिर से पूछता है कि तेरी कुड़माई मंगनी हो गई, तब लड़की कहती है हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला साल। यह सुनकर लड़का अचंभा रह गया। तो चलिए प्रिय छात्रों, मैं आपको फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, इस प्रश्न को पढ़ें अच्छे से और जवाब दें।
कह रहा है कहती है तू राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कह रहा है कि कहती है तू राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो चलिए इसकी जवाब की ओर चलते हैं। यह कथन इंग्लैंड की महिला, यानी कहाँ की महिला थी? इंग्लैंड की महिला, यानी यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मेम ने कहा था। फिरंगी मेम से ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत मिलती है। फिरंगी मेम से कहाँ की संकेत मिलती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस की ओर संकेत मिलती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, करा लहना सिंह कौन था? भाई लहना सिंह के बारे में पूछ लिया कि लहना सिंह कौन था। चलिए उसकी जवाब की ओर। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक। नायक का मतलब हीरो, विलन, यानी इस कहानी का मैन जो है नायक जो कहते वो लहना सिंह ही थे। लहना सिंह जर्मनी के लड़ाई में लड़े जाने वाले नंबर 77 सिख राइफल में जमादार था। लहना सिंह जो लड़ाई लड़ते थे उसकी राइफल का नंबर 77 था और वो 77 सिख राइफल में क्या था? वो जमादार था। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें कि सूबेदार और उनका लड़का लड़ाई में क्यों गए? यानी सूबेदार और उनका लड़का जो है लड़ाई में क्यों गए? तो इसकी जवाब कह रहा है कि सूबेदार और उनका लड़का लड़ाई में जर्मनी सैनिक के विरुद्ध लड़ने गए थे। सूबेदार और उनका लड़का लड़ाई में क्यों गए लड़ने? तो जर्मनी सैनिक के विरुद्ध लड़ने गए थे। नेक्स्ट चलिए आप आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 10, कहानी उसने कहा था पत्रों की एक सूची तैयार कीजिए। भाई कहानी एक है और इस कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का एक सूची तैयार कीजिए। इसकी जवाब, कहानी उसने कहा था पत्रों की सूची इस प्रकार है। पहला, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोर अवस्था में लहना सिंह से हुई थी। क्या कहें कि एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोर अवस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। यानी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। चलिए दूसरा बता रहे हैं कि लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह क्या है? कहानी का मुख्य पात्र। अगला कह रहा है हजारा सिंह सूबेदार था। हजारा सिंह क्या था? सूबेदार। अगला फिर कह रहा है कि बोधा सिंह जो है ना हजारा सिंह का पुत्र था। बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह का पुत्र। फिर अगला कह रहा है कि लप्टन साहब जो थे उस कहानी में लप्टन साहब सेना का उच्च अधिकारी था। वो क्या थे? सेना का उच्च अधिकारी। और 6 नंबर पे कह रहा है कि वजीरा सिंह क्या थे? तो वजीरा सिंह एक सैनिक थे। वजीरा सिंह क्या थे? एक सैनिक। तो प्रिय छात्रों, अगर हमारे चैनल आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि के हमारे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे तरफ से ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर बैठे आपको मैं आर्ट का सभी विषयों का मैं आपको तैयारी करवाएंगे और घर बैठे आप अपने कोचिंग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और एग्ज़ाम का अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।